हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल और इस प्लेटफॉर्म पीएससी बाय डीसी सर। प्रीलिम्स से लेकर मुख्य परीक्षा तक हमेशा मैं आप सभी को गाइड करता रहा हूं, कर रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। आज हमारे सामने एक खास सदस्य शामिल हैं, साथी हैं हमारे, जिन्होंने 2022 की एमपीपीएससी परीक्षा में चयन लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में एडी सहायक संचालक के पद पर चयन लिया है। किरण कुशवाहा। आज हम इनसे जानने वाले हैं कि कैसे इस मुख्य परीक्षा से पार पाया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होती हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इन सब प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। किरण, आप थोड़ा सा अपनी यात्रा जर्नी कैसी रही पीएससी की, इसके बारे में बताएं। फिर आप हमारे स्टूडेंट्स को कैसे हम पीएससी मेंस में तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, सब पर थोड़ा सा गाइडेंस प्रदान करें। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बच्चों से जुड़ने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस और बच्चों के लिए जो ज़रूरी गाइडेंस है वो उनको उपलब्ध करा सकूँ। सर, मेरी यात्रा जो है वो भिंड ज़िले से प्रारंभ होती है, जो मेरा नेटिव प्लेस है। और चूँकि मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो नर्मदापुरम ज़िले में मैं लगभग 20-25 वर्षों से रह रही हूँ। सर, मेरी जर्नी का देखा जाए तो माइलस्टोन मेरा फ्रेंड सर्कल रहा, जिसमें मुझे ऐसे दोस्त मिले जिनने शुरुआत में मुझे गाइड किया। जो मतलब मुझे लगता है कि इस जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो आप एक सही दिशा में सही तरीके से चल पाएंगे। मंजिल सब निर्धारित करते हैं, लेकिन रास्ते जाना कैसे है, कौन सा छोटे से छोटा रास्ता होगा, ये बताने के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो सर, वो मुझे मेरे गृह जिले में ही प्राप्त हुआ था और नॉर्मली मेरे मेंटर्स के थ्रू ही प्राप्त हुआ था। और सर, रही पीएससी के जर्नी शुरू करने की, तो मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, ये कहीं ना कहीं उनका सपना था, लेकिन उनने चूँकि बैंकिंग फील्ड में गए और उनका संघर्ष मैंने देखा, तो उनने चूज़ किया था कि तुम इस फील्ड में कर सकती हो क्योंकि तुम स्टडीज़ में अच्छी हो। तो मैंने इस फील्ड का चयन किया और फिर सर ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं आगे चलती गई, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया और मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। बहुत बढ़िया। किरण, एमपीपीएससी के सिलेबस का जो अभी नया स्वरूप हमारे सामने है और जो तैयारी करने के लिए ओल्ड क्वेश्चंस का हम सहारा लेते हैं, ये कितने सहायक होते हैं हमारे सिलेक्शन में? थोड़ा सा इस पर भी बताइए। सर, 2 पिलर्स हम कहते हैं ना, तो पहला पिलर मैं कहूँगी सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो है वो हमें बताएगा कि हमें क्या पढ़ना है, और ओल्ड क्वेश्चन ये बताएंगे कितना पढ़ना है प्लस कितना छोड़ना है। क्योंकि पीएससी की एक तैयारी ऐसी है कि जिसमें आपको हर टॉपिक के लिए पीएचडी करने के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें उस टॉपिक की इतनी समझ रखनी है कि हम वहाँ जो क्वेश्चन आया है उसको डील करके और एक अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सकें, जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर बने कि हम इस परीक्षा को, इस जर्नी को पार करके अपनी लक्ष्य तक पहुंच सके। तो वो मेरा मानना है कि सिलेबस जो है वो की है, बहुत ज़रूरी है। किरण, मैं अपनी क्लास में बच्चों को सबसे पहले यही बताता हूँ कि आपको सिलेबस को वर्ड टू वर्ड रटना है। सिलेबस को रटे बिना, याद किए बिना आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात कि आजकल होड़ सी लगी हुई है किसी भी कंटेंट पर, किसी भी टॉपिक पर कंटेंट अवेलेबल कराने की। हमें पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक का कंटेंट नहीं चाहिए होता है, जो आपने बताया, थैंक यू इसके लिए, कि हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे कि हम किसी भी टॉपिक को खोद कर रखने से ज़्यादा अच्छा है कि जितना एमपीपीएससी पूछ रही है, जितना एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, केवल उसी को फोकस करें, उसे बार बार पढ़ें, उसे याद कर लें। किरण, एक बड़ी समस्या है बच्चों के सामने कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, सिनॉप्सिस क्या होता है, और इसी में जो आंसर राइटिंग होती है वो कैसे करनी चाहिए, थोड़ा इस पर गाइड भी कीजिए। सर, जो नोट्स होते हैं सबसे पहले तो हमें सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड कर लें हम कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा है, कहाँ हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने किया था, फर्स्ट पेपर में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा करना है। सेकंड पेपर में मुझे पॉलिटी कंफर्टेबल थी तो मैंने पॉलिटी को बहुत अच्छा किया।
और नोट्स भी मैंने इसी हिसाब से बनाए कि जो सब्जेक्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं उनके मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार किए, लेकिन जो मुझे लगता था कि यहाँ मैं वीक हूँ तो मैंने उनका एक कंपाइलेशन तैयार किया। कुछ जैसे मैं ऐसा किया करती थी कि एक सिलेबस का प्रिंट आउट लिया आयोग की साइट पे से, उसमें हर यूनिट के साइड में लिख दिया सोर्स कि मैं ये, क्योंकि क्या होता है ना कि हमने पढ़ लिया पूरा, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने ये पढ़ा कहाँ से था, क्योंकि हम उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि इसको अगर हमें भूल रहे हैं तो हम कहाँ का रेफरेंस लें। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँ, मैं सिलेबस लेती थी, उसमें हर टॉपिक का मेंशन करती थी कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से लिया है, और उन सभी चीज़ों को लगता था तो कुछ के पन्ने फाड़ लिए, कुछ का लिख करके अपने 2 पेज के नोट्स बना के मतलब एक जगह आपका कंपाइल हो जाए पूरा। और शॉर्ट नोट्स तो सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं एक A4 शीट लेकर के बैठती हूँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसको एक पेज में पूरा समराइज करना है मुझे, कि मतलब अगर मैं उस पेज को देखूं तो मेरी पूरी जो मैंने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है वो मुझे पूरा रिवाइज हो जाए। एक सिनोप्सिस के फॉर्मेट में, कि वो एक सिनॉप्सिस है, एक इंडेक्स है जिसको देख करके हमें सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं मतलब ये सभी स्टूडेंट को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मैं तो क्लासेस में रोज़ आपको गाइड करते ही रहता हूँ, लेकिन टॉपर्स कैसे जो चयनित होते हैं स्टूडेंट वो कैसे नोट्स बनाते हैं, तो जैसे किरण ने अभी बताया कि सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नोट्स का कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी होता है। आजकल जो बच्चे हैं वो 17 अलग अलग कोचिंग क्लासेस के नोट्स खरीद करके अपने टेबल पर रख लेते हैं, और उसके बाद उनको पढ़ने की बजाय और ज़्यादा कंटेंट कलेक्शन पर फोकस करते हैं। तो यहाँ आपका जो आइडिया है कि हमें भले ही से कहीं से फाड़ना पड़े तो 4 पेज फाड़ लीजिए, आप उस फाड़ करके अपना खुद का एक नोट्स बनाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने भी ऐसा कुछ किया था? सर मैं तो ऐसा करती थी कि जैसे मुझे लग रहा है कि एक यूनिट है, उसका कुछ कंटेंट मुझे एक बुक में मिल रहा है, उसको मैंने मेन बना लिया कि हाँ, जैसे मुझे लक्ष्मीकांत में यूनिट 1 मिला पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत, उसके बाद मुझे लग रहा है कि उसमें कोई छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो मुझे हो सकता है किसी टेलीग्राम PDF में मिल जाए, हो सकता है किसी कोचिंग के नोट्स में, तो उतना टॉपिक मैं प्रिंट आउट करके या किसी बुक से जेरोक्स करा करके उसी के साथ रख लेती थी बुक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल बच्चे कंटेंट को पढ़ने की बजाय कंटेंट कलेक्शन पर फोकस ज़्यादा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब इससे सुनने के बाद बच्चे बार बार चीज़ों को दोहराने की बजाय एक ही कंटेंट को एक स्थान से लेकर कंपाइलेशन पर उसे अपने नोट्स के रूप में बदलने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग का कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए किरण? सर मेरा ऐसा रहा है कि मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैंने पहले ही आंसर राइटिंग ठीक ठाक कर ली थी, और मेरा मेन रहता था सर कि मैं जो मेरे नोट्स बनाती थी वो इस फॉर्मेट में बनाती थी कि जैसे कोई बड़ा टॉपिक है तो उसमें मुझे क्या क्या डायमेंशन कवर करने हैं, तो वो मेरे एक ही पेज में सारे डायमेंशन होते थे, प्लस उसमें अगर कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं तो अगर वो 2 नंबर में आना है या पहले जो 3 नंबर होते थे उसमें आना है तो उसके 2 या 3 वर्ड्स मैं वहीं लिख देती थी कि उससे मुझे पता चल जाए कि इसमें ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर के आंसर लिखना है। जरूरी है, क्योंकि 3 बार 2 बार नोट्स तो बनाना इम्पॉसिबल है। कोई भी स्टूडेंट पहले नोट्स बनाएगा, फिर 2 नंबर के हिसाब से नोट्स बनाएगा, फिर 7 नंबर के हिसाब से, फिर 10 नंबर के हिसाब से, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना टाइम आयोग नहीं देता है। तो आपका ये जो प्रोसेस रहा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और शायद यही सिलेक्शन में कारगर भी सिद्ध होता है। एक और बड़ी समस्या रहती है किरण कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ने पर सिलेक्शन हो जाता है। आपने कितना पढ़ा था, कुछ थोड़ा सा बताइए। सर मेरा ऐसा होता था कि मैं मेनली कोई भी टॉपिक उठाती थी, मार्केट में क्या अवेलेबल है इजीली जो मुझे अवेलेबल होता था, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए एक टॉपिक के लिए बहुत भाग रही हूँ, इधर से भी उधर से भी कलेक्ट करना, नहीं, मुझे जो इजीली अवेलेबल है मैं उसको उठाती थी, फिर उसको देखती थी कि इसमें क्या कमी है। ओल्ड क्वेश्चन बताएंगे कि इसमें कमी है या नहीं भी है, तो वो आपको ओल्ड क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। तो मैं ओल्ड क्वेश्चन उठाती थी, अगर सारे ओल्ड क्वेश्चन मेरे उस सोर्स से कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर मैं कहीं नहीं जाती थी, लेकिन यदि मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ कमी है तो फिर मैं या तो गूगल कर लेती थी NCERTs, क्योंकि अभी तो एक सबसे अच्छी चीज़ है कि NCERT आपको ऑफिशियल चैनल जो उनका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहता है, सीधे मोबाइल एप्लीकेशन, सीधे आप मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप 2 पन्ने के नोट्स बना लीजिए अपने, और उसको जो आपके मेन नोट्स हैं उनमें लगा दीजिए।
आजकल सोशल मीडिया जो है ना वो बच्चों की हेल्प करने के लिए एक टूल के रूप में आया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बच्चों की सिलेक्शन ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न बनते जा रहा है। इस पे भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, मैं बताना चाहूँगी इसमें कि मैं जो है सोशल मीडिया पे अभी तक तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था। मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, एक दो जो है मेन, वो सब मेरे रिजल्ट के बाद पैदा हुए हैं, हाँ। उनको बनाया गया है। यूट्यूब जो होता है उसमें भी मैं अपना हिस्ट्री जो होती है उसको बंद रखती हूँ। रिकमेंडेशन जो ऑप्शन होता है कि आपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आपका रिकमेंडेशन होता है उसमें उसको ऑफ रखती थी कि जो मैं सर्च करूँ केवल मुझे उसका ऑप्शन मिले, ना कि ऐसा कि जो सामने आ रहा है वो मैं देखूँ। नहीं, जो मैं देखना चाहती हूँ वो मैं देखूँ। आजकल बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया है ये। अब देखिए, जो भी टूल्स बनाए गए थे ये मनुष्य की सहायता के लिए बनाए गए थे, और ये बातें बहुत प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर बोलते भी हैं। मैं आपसे एक बार अपने स्टूडेंट्स को इसलिए सुनवाना चाहता हूँ कि शायद वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का बात सुन करके ये मान ले। आजकल ये जो टूल्स हैं इनका सीमित उपयोग, ये पॉइंट मुझे जोड़ना है उसमें कि सीमित उपयोग जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो आप टेलीग्राम पे देखें 1750 प्रकार के आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। एक ही कंटेंट को अलग अलग तरीके से फ्रेम करके परोसा जाता है, कोई अपना नाम चिपका कर, कोई मैप चिपका कर किसी न किसी रूप में, और बच्चा उसी माया जाल में, भंवर में फंस जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे रोका जाए। अपने फ्रेंड सर्कल का किरण क्या योगदान होता है इस जर्नी में? सर, मेरी जो जर्नी है उसमें पूरा योगदान मैं अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली को ही देती हूँ। क्योंकि फैमिली इसलिए कि मेरी मदर इतनी डेडिकेटेड थी मेरे लिए कि मैं 5 भाई बहन हैं हम, उनमें सबसे छोटी मैं हूँ। तो मेरी मदर का ऐसा होता था कि ये पढ़ रही है, हर चीज़ इसको इसके रूम में, इसके टेबल पे मिलनी चाहिए, इसको उठना ना पड़े। और मेरे फ्रेंड सर्कल में सर ऐसा रहा है कि मैक्सिमम लोग पीएससी की तैयारी वाले हैं, और जो नहीं भी रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मेंस है 10 दिन बाद, तो मैं नहीं चाहूँगी कि अगर मुझे कोई 2 पन्ने के नोट्स चाहिए तो मैं जाके ज़ेरॉक्स करा कर लाऊँ। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं कि मैंने उनको एक मैसेज टाइप किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझे मेरे टेबल पे अवेलेबल हो जाएगी। अब आज के ज़माने में भी इतने अच्छे दोस्त अवेलेबल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। शायद बहुत सारी चीज़ें किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, और उसमें ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो अभी किरण ने बताया। किरण, मैं चाहूँगा कि आप एक विशेष पॉइंट में डू और डोंट्स पे भी बात करें। क्या क्या चीज़ें किसी स्टूडेंट को करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए स्टडी के दौरान, मेंस की तैयारी के दौरान, इस पर भी आप थोड़ा सा कुछ बताइए। सर, डोज में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस उठाइए, उसमें आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस को डिवाइड कीजिए। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं पॉलिटी के फर्स्ट यूनिट, आप पूरी लक्ष्मीकांत कवर करने वाले हैं उसमें, वहीं आप पॉलिटी के 5th यूनिट देखेंगे एमपी पॉलिटी, मुश्किल से यदि आप उसको कंसाइज करके देखेंगे तो 10 पेज में सिमट जाएगी वो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कितना समय, 30 नंबर का फर्स्ट यूनिट भी आने वाला है और 30 नंबर का 5th यूनिट भी आने वाला है। लेकिन यदि आप फर्स्ट यूनिट को 10 घंटे दे रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि 5th यूनिट को 10 घंटे देने की ज़रूरत है। और आपको ऐसी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कि कहाँ आप कम समय में अच्छा, जिसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं आज, तो वो चीज़ निकालनी है। प्लस एक चीज़ ये है कि जैसे सर एक इंसिडेंट हमारे पेपर के दौरान हुआ था कि हमें हाफ पेज मिलने वाला था 6 मार्कर में, लेकिन हमें फुल पेज मिला था। तो उस समय हमारी ये स्ट्रेटेजी काम आई थी कि हम लोग पहले से डिसाइड करके गए थे कि कौन सा पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है जो हमें अटैम्प्ट करना है। जैसे कि सर एक दो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी उठाया क्योंकि मैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल भी थी और मुझे पता था कि इजी पेपर है, प्लस उसको थोड़ा सा मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँगी। लेकिन सर जैसे हिस्ट्री थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा इसको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़, और जब आप सोचते हैं किसी चीज़ को तो आपकी राइटिंग स्पीड कम हो जाती है। 100% अगर आप सोच करके लिखना चाहते तो आपका स्पीड 0 हो जाता है, क्योंकि पहले दिमाग सोचता है, वहाँ से वो मैसेज पहुँचता है, फिर उसे लिखा जाएगा। तो वो चीज़ इसलिए हमने अपने स्टूडेंट को बोल रखा है कि भाई इस मेंस की तैयारी में आपको सीधे रटने पर फोकस करना है। हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बताते जाएंगे कि ये आपको रटना है। मैं खुद भी इस प्रोसेस को मैंने भी रटवाने का काम किया है।
मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता हूँ कि बच्चा पढ़ने की बजाय फोकस करे रटने पे, क्योंकि कुछ कंटेंट तो ऐसा है जो सीधे रटने से ही काम होगा। जी सर। भाई कौन सी खदान कहाँ पर है इसमें समझने वाला कोई पॉइंट होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सीधे रटने की ज़रूरत है। वहाँ हम सीधे बच्चों को सलाह देते हैं कि वो रट ले। जैसे सर 2 मार्कर्स हैं, हाँ वहाँ अब जैसे पेपर में आया कि हमारा जो जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य क्या है, हमारा कार्बन 0 का लक्ष्य क्या है, या ऐसे सीधे फैक्ट आ रहे हैं। फैक्ट आते हैं आजकल फैक्ट आ एग्जाम रहे में, हैं, फैक्ट्स यदि आपको बढ़ते वो जा याद रहे है हैं। तो आपको सीधे 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मिलेगा। सुपर तो वहाँ काम आता है। दूसरा सर, मेंस में कुछ भी सरप्राइजिंग हो सकता है। होता जैसे है, हमें हमारे पूरा मेंस पेज में मिला था, सरप्राइजिंग हो सकता है। यदि हम उस समय अपना मेंटल स्टेटस लूज कर दें या टेंशन ले लें या पैनिक हो जाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। जो हमें चीज़ आ रही होती है वो हम भी नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है कि शांत मन के साथ जो भी हमारे सामने है उसको एनालाइज करके चीज़ें करनी है। जैसे कई बच्चों का ऐसा था कि हिस्ट्री स्ट्रांग था, लेकिन उनने जब 2022 वाला पेपर देखा उनको लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा सोच करके लिखना पड़ेगा, तो उनने स्विच कर लिया ज्योग्राफी पे। मेरा जैसे सेकंड पेपर में पॉलिटी अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी या ये मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा, मैंने सेकंड पार्ट पे स्विच कर लिया। थर्ड पेपर की बात करें तो सर साइंस मुझे ऐसा था कि हाँ, साइंस में मैं कंफर्टेबल भी थी, स्ट्रॉन्ग भी था मेरा, चूँकि मैंने साइंस की स्टूडेंट भी रही हूँ स्कूल टाइम से, तो वो मेरे नोट्स थे। तो मेरा ये था कि मैथ्स मुझे दे के जाएंगे 30 नंबर, तो मैंने मैथ्स के जितने भी फार्मूलाज होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, उनको 2 पेजेस में लिख लिया था कि पेपर के दिन ये रिवाइज करके जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये मुझे 30 नंबर दे के जाएंगे। मैं पूरा बायो रिवाइज करूँगी या पूरा ये अपना फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज करूँगी, शायद मैं पूरा दिन चला जाए उसमें, लेकिन वो 2 पन्ने के फॉर्मूलाज मुझे 30 नंबर का स्कोर दे के जाएंगे। और क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हुए या मैथ्स के क्वेश्चंस हुए, इनमें कट टू कट मार्किंग होती है, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनमें अगर आपने सही किया है तो पूरे 6 नंबर, नहीं तो 0, वो वाली स्थिति होती है। तो हमें एक तो डूज में ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से पार्ट्स को कवर करना है, कौन से को प्रेफरेंस देनी है, पैनिक नहीं होना है हमको। प्लस उस समय पेपर के लिए हमें सबसे पहले कि अगर एट दैट कंडीशन कुछ न्यू हुआ हमारे साथ, हो सकता है आपकी कॉपी में, जैसे मेरे था थर्ड पेपर का मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी सर, कि मेरे कॉपी के बीच के पेजेस 2 निकल गए। तो एक मेरे लिए ये भी टेंशन कि यार ये 4 क्वेश्चन सीधे चले जाएंगे, वो एकदम एक अनइमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि आप उससे पैनिक भी कर जाते हैं। तो मैंने उस समय सबसे पहले जो इन्विजिलेटर थे उनको बुलाया, मैडम को, कि मैडम ये चीज़ ऐसी हो गई है। तो मैम ने बड़े ही कोऑपरेट करके मुझसे कहा कि बेटा आप अपना रोल नंबर यहाँ लिख दो मुझे, मैं इसको आपके पेपर सबमिट करने के बाद कर दूँगी, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो उनने वो चीज़ की, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद वो उसमें 2 मैथ्स के क्वेश्चन थे और एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल, इस टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, तो सीधे नंबर जाते मेरे। तो पैनिक नहीं करके उस समय शांत मन से एक बार आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर आप शांत नहीं रहे तो। डोंट्स में सर अगर हम बात करें तो डोंट्स में सबसे पहले तो वही है, पैनिक नहीं करना है। दूसरा, हमें जैसे हम नॉर्मली मैंने बच्चे देखे हैं कि कोई भी सोर्स उठाया, उनने एक लाइन से शुरू किया फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। नहीं, हमें ये देखना है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक है और कौन से टॉपिक हम किसी और सोर्स से कवर कर चुके हैं, उनको हटा दीजिए। उसके बाद जो टॉपिक बचे हैं उनको पढ़िए, उसका या तो ज़ेरॉक्स ले लीजिए, पन्ने फाड़ लीजिए, जो आप कंफर्टेबल हो, उसको अपने जो नोट्स हैं उनमें कंपाइल करके रख लीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सर शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं करना है कि हम शॉर्ट नोट्स में पूरे पूरे वर्ड्स लिख रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक डेमो बताऊंगी मेरे नोट्स का, कि एक पेज में मैं हर टॉपिक के कीवर्ड्स लिख लेती थी कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो मुझे ये कीवर्ड्स डालने ही डालने हैं, इंट्रो में ये कीवर्ड्स आएंगे, मेन बॉडी में ये कीवर्ड्स आएंगे, कंक्लूजन में ये कीवर्ड्स आएंगे। दूसरा, बच्चे मेंस के लिए नॉर्मली करेंट को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा करंट पे भी यदि हम देख, क्योंकि हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है वो हमारा, और खैर थोड़ा सा न्यूज़पेपर से इसकी शब्दावलियाँ भी सीखने में आती है, कुछ करंट का डाटा भी मिलता रहता है और खुद को अपडेशन का भी हमें उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ मैं अपडेट हूँ।
तो वो ज़रूरी है। इसीलिए हमने स्टूडेंट्स को कल ही जो लास्ट मेरा वीडियो रहा उसमें कहा था कि अब मैं आपको रोज़ाना एक आधे घंटे की न्यूज़पेपर क्लास करवाऊंगा, जिसमें हम मेंस न्यूज़पेपर में जो कंटेंट जो मेंस के लिए उपयोगी होता है उसको रोज़ सिखाने वाले हैं। तो ये प्रोसेस तो हम यूट्यूब पर करने वाले हैं, ये मतलब रेगुलर रहेगा। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके संस्थान का, क्योंकि सर करंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ यदि हम इंट्रो में भी डाल रहे हैं उसको या उसको हम कंक्लूजन में डाल रहे हैं, वो दोनों ही स्कोरिंग होता है। बहुत स्कोरिंग वो आपको अलग से दिखाने का काम करता है, वो बाकी स्टूडेंट से आपको अलग बना देता है। जी सर। तो आप कुछ डेमो फॉर्मेट में ऐसे शॉर्ट नोट्स दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन के बाद वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका रियलिटी में नोट्स बच्चों को पहुंच नहीं पाता है कि कैसे सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, कैसे उसको तैयार करना चाहिए नोट्स का। ये आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे आपने 1-2 पेज पहले से बोल रखे थे कि मुझे सर ये बच्चों को दिखाना है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे नोट्स बच्चों को दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, ताकि हमारे बच्चों को गाइडेंस मिल सके। किरण का बनाया हुआ अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप सबके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सर जैसे कि ये रिप्रोडक्शन टॉपिक है, इससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सिलेबस के जो हमेशा रिपीट होते हैं और ऐसे हर सब्जेक्ट में है, उनका हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। आप और सर यहाँ पे मैंने एक बेसिक ले लिया कि रिप्रोडक्शन हमारे सिलेबस में पहले मेंशन था प्लांट और एनिमल्स। हाँ। तो मैंने दोनों का देखा, दोनों में किस टाइप का होता है उसके बेसिक टाइप्स देख लिए। अब जैसे लैंगिक जनन है तो ये नॉर्मली हम देखते हैं कि पादप का आता है, और अलैंगिक जनन में पादप और जंतु दोनों का आता है। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन लगा उसमें मैंने जैसे विखंडन क्या होता है, किस में होता है, एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर आपकी 2 क्रक्स लाइन है, सीधे मिलेंगे आपको। कलिकायन या बडिंग जिसको हम ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। यहाँ से ये सीधे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि कलिकायन ये क्या है, तो 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन हो सकता है। प्लाज्मोटोमी ये एक सीधा 2 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। पुनरुद्भवन ये सीधा क्वेश्चन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट इस तरीके से नोट्स अपने बनाए। और इससे अगर बड़े क्वेश्चंस कवर करने हो तो कैसे होगा सर? जैसे मैंने नॉर्मली देखेंगे कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां बताई है। हाँ। ये विधियां हैं, ये अगर सारे एक साथ कर देते तो आपका 7 नंबर कवर हो जाता है। आप इन चारों को एक साथ इंट्रो लिख दे दीजिए दीजिए कि 4 विधियां हैं, मतलब अलैंगिक जनन कैसे होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा एक लाइन में डिफाइन कर दें, और 4 हैं और फिर इन चारों को डिफाइन कर दे, तो आपका 2 और 7 एक ही नोट्स में कवर हो जाता है। अब जैसे सर ये लैंगिक प्रजनन पादपों में है, हमें अगर 10 मार्कर में 2 पेज में लिखना है, मैंने एक बेसिक इंट्रो दूंगी क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। नोट्स शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो केवल और केवल की पॉइंट्स के लिए होते हैं। ये बच्चों को बहुत जरूरी है समझना कि बच्चे जब नोट्स बनाते हैं तो भी बहुत थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे कि आपका नोट्स देखकर भी मुझे ये लग रहा है, मैं बार बार बच्चों को गाइड करता रहता हूँ इस टाइप से, लेकिन फिर भी चाहता था कि आप कहें तो शायद ये बच्चे और अच्छे से सुने। जैसे यहाँ इसको थोड़ा सा आप 10 नंबर में कैसे आंसर करेंगे और बताइए सर। जैसे फर्स्ट जैसे बायो मेरा सब्जेक्ट रहा है तो मुझे थोड़ा सा कम वर्ड्स यूज़ करने पड़े हैं शॉर्ट नोट्स में, तो मैं पहले आधे पेज में बताऊंगी। इंट्रो दे दिया मैंने, मैं बता दूंगी अंग कौन कौन से हैं, फिर मैं उसकी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस मैंने सिर्फ इतने से 4 लाइन में लिखी है, इसको जब मैं समझाऊंगी ना तो ये 1 पेज में जाएगा। ओके। क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ नाम होंगे इसमें। जैसे कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, चूंकि ये 1 सेल से 4 सेल बन रहा है, मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन का है, तो उसका नाम मैं लिखूंगी। ये डायग्राम में ऐसा कैसा बताऊंगी कि नर युग्मक निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक निर्माण, परागण की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण परिवर्तन, ये पूरी प्रोसेस। तो मैं अंग बताऊंगी, उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगी, और लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगी कि जैसे हम बता सकते हैं इसमें कि फ्रूट्स का निर्माण होता है, उदाहरण भी साथ में ऐड कर देने हैं ताकि हमारा और अच्छा आंसर बन जाए। आप साथ में कुछ और बच्चों को दिखाना चाहते थे। एक और नोट्स है किरण का, परिसंचरण तंत्र लिखा हुआ है यहाँ, ये क्या है थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए सर। ये जो ह्यूमन में जो होता है परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसमें मेन पार्ट होता है हार्ट। ठीक है। यदि हार्ट का फोटो बहुत अच्छा बना रखा है आपने। जी सर, थैंक यू सर। सर एक इंट्रो, अगर परिसंचरण तंत्र सीधा सीधा उन्होंने पूछा तो एक इंट्रो के जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन हेतु जो एक ऑर्गन्स का सिस्टम पाया जाता है उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बाद कार्य क्या, जैसे कभी क्वेश्चन आया डायरेक्ट क्या होता है इसके कार्य बताइए,
तो मैंने कार्य लिख रखा है, इसके भाग लिख रखे हैं, प्रकार लिख रखा है और प्रक्रिया लिख रखा है। मतलब आपने एक ही पेज में पूरा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट कर दिया है, जबकि ये टॉपिक को अगर हम मार्केट में आज किसी भी नोट्स को खरीदने जाएंगे तो ये 10 15 20 पेज से कम नहीं मिलने वाला है, जिसको हमने एक पेज में सिंक कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टूडेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी तरफ से एक विशेष मार्ग उसमें बना लेते हैं, कुछ विशेष चीज़ें उनमें होती हैं। जैसे किरण ने बताया कि परिसंचरण तंत्र 20 पेज का टॉपिक जिसको उन्होंने एक पेज में लिखा हुआ है, ये ऐसी चीज़ें आपको सीखनी है बच्चों। किरण, इसमें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट शामिल हैं? सर जैसे 10 मार्कर हम देखते हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए या इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो सर इसमें ऐसा है कि अगर उन्हें 6 मार्कर में मुझसे पूछा कि परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके कार्य, एक 6 मार्कर ये है, एक अपने आप में 6 मार्कर ये है, एक अपने आप में 6 मार्कर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्योंकि हमने देखा ये है सारे 6 मार्कर्स हैं अपने आप में। ये अपने आप में 6 मार्कर है। हर टर्म, जैसे हार्ट उन्हें 3 नंबर में दिया, 3 पॉइंट्स सीधे सीधे। रुधिर नलिकाएं कौन कौन सी हैं, सीधे सीधे। तो मतलब यहाँ से हम 3 मार्कर भी उठा करके देख सकते हैं, हम 6 मार्कर भी देख सकते हैं, और अगर इनमें से 2-3 चीजें उन्होंने कंपाइल करके पूछ ली, क्या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी सीधा कवर सीधा हो हम जाएगा। इसको उठा करके ऐसा कैसा मुझे वहाँ छापना होता है। किरण, इसमें एक ये जो इम्पोर्टेंट डब्बा आपने बनाया हुआ ये क्या है? सर, ये कुछ और विशेष लग रहा है। नॉर्मली जो अंतर आता है धमनी और सिरा में, एक ये कॉमन अंतर क्वेश्चन लिखा है आपने। बच्चे जनरली अंतर लिखने में एक पूरा पेज, 2 पेज 4 पेज खराब करते हैं। आपने मुश्किल से इसको 5 सेंटीमीटर के एरिया में लिख दिया है। इसे कहते हैं सिनॉप्सिस बनाना। ये एक बहुत छोटा सा सिनॉप्सिस है जहाँ आधार लिखा हुआ है, धमनी लिखा हुआ है, शिरा लिखा हुआ है। आधार में पहला पॉइंट जिसे मैं समझ पा रहा हूँ, परिवहन। धमनियाँ हृदय से अंगों की तरफ रक्त को प्रवाहित करती है, शिराएं अंगों से हृदय की तरफ रक्त को प्रवाहित करती है। मैं खुद समझ गया हूँ, तो शायद आप भी इस पॉइंट को समझ जाओगे। एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स जो हैं किरण ने हमारे सबके सामने शेयर किया। मैं आशा करता हूँ कि इससे बच्चों को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख पाएंगे। किरण, ऐसी ही कुछ और विशेष बातें जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए? जैसे आजकल यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो एक वो बन चुके हैं, एक मार्गदर्शक चीज़ें बन चुके हैं, एक शिक्षक का स्थान ले रहे हैं। लेकिन वही यूट्यूब चैनल बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स या बहुत सारी अनसेंस चीज़ों की वजह से बच्चों को मिसगाइड भी करते हैं। तो आप इस पे भी कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? सर, चूँकि मैंने अपनी तैयारी लगभग सेल्फ स्टडी से की है, तो YouTube मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा टूल साबित हुआ था। क्योंकि मैं जो टॉपिक मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, मैं YouTube पे डालती थी। उसका 1-2 लेक्चर्स हो सकता है मुझे एक लेक्चर में पसंद नहीं आया, दूसरे में पसंद नहीं आया, तो 1-2 लेक्चर शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा देखती थी कि कहाँ मुझे समझ में आ रहा है। फिर जो लेक्चर मुझे समझ में आया उससे 2 पन्ने के नोट्स अपने बना लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक हमने डाला, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ भी आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए सिर्फ उसको लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ के लिए, अगर जैसे सर परिसंचरण तंत्र, अगर मैं परिसंचरण तंत्र डालती हूँ यूट्यूब पे, 50 वीडियो खुलेंगे, 50 से भी ज़्यादा ही मिलेंगे। तो सर मैं ये देख लूँगी कि हाँ कौन सा रिलायबल है। हो सकता है कि कोई NCERT बेस्ड वीडियो हो। लेकिन आजकल एक जैसे अभी आयोग ने बोला है कि आपका 7 जून से परीक्षा है, मतलब अब जून में हमारा एग्ज़ाम होना है, तो क्या इस समय यूट्यूब जो है वो सहायक तत्व हो सकता है? जी सर, मैं मानती हूँ हो सकता है, लेकिन वो कैसे? आप चूँकि पूरा सिलेबस यूट्यूब से नहीं कवर कर सकते, लेकिन हाँ कुछ जो पार्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट समझ, जैसे नॉन साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसे साइंस समझ में नहीं आएगा, मैथ्स है वो नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आप कुछ वीडियोस देख लीजिए जिससे आपका एक बेसिक आइडिया तैयार हो जाए। उसमें से आप कुछ शॉर्ट में लिख लें जो आपको लास्ट डे पर रिवीजन में काम आ जाए। किरण, हमारा एक चैनल है PSC by DC सर, जिस पे आज हम बच्चों को ये गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं। आपको इस चैनल के बारे में किसने बताया था, कब पता चला था, कहाँ से आपको इसकी जानकारी मिली? सर, मेरा एक टॉपिक है ज्योग्राफी का जो बहुत वीक है, वो है माइंस एंड मिनरल्स। और जब मैं प्रीलिम्स पढ़ रही थी तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि आप ये वाला वीडियो देखना,
आपको याद हो जाएंगे, जिसमें आपने बड़ी क्रेजी ट्रिक्स के साथ पूरे मिनरल्स और माइंस याद करवाए हैं। तो मैंने वहाँ से सर आपके चैनल पे जुड़ी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक बहुत टफ चीज़ को आपने बहुत इजी बना करके बच्चों के लिए प्रेजेंट किया, और उसमें हमें याद करने में जो शायद हो सकता था उसको मैं 2 घंटे में याद करती, लेकिन मुझे याद है जहाँ तक आपका 20 से 25 मिनट का कुछ वीडियो रहा मैं था। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा स्पीड से बोलकर कम छोटे छोटे वीडियोस में बच्चों को याद कराने पर फोकस कर सकूँ। खैर बच्चे इस चक्कर में कभी कभी आलोचना भी कर जाते हैं कि सर इतने सारे कोड, तो ये कोडिंग जो है ये सच में कारगर होती है? मतलब ये क्या मिस स्टूडेंट से तो पूछते रहते हैं, याद होता है उनको, लेकिन टॉपर से भी पूछ ले, सिलेक्टेड लोगों से भी पूछें। सर जैसे आप, मुझे एक ट्रिक याद है आपकी मैगनीज के लिए, आपने मैगी वाली ट्रिक मुझे भी बहुत हंसाती है वो ट्रिक। तो सर वो भले ही मुझे याद नहीं हुई ट्रिक, मैंने 1-2 बार वीडियो देखा हो, मुझे नहीं है याद ट्रिक, मैं अभी भी कहूँगी मुझे नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, जब ऑप्शन आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं मैं क्लिक कर जाएगा कि यार वहाँ देखा था मैंने। हाँ, यही तो होता है। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें, हमारे जैसे मालवा क्षेत्र में एक चनन गाड़ी होती है, बच्चे को खड़े होने के लिए दी जाती है, वो 3 पहिए की एक गाड़ी होती है। तो जब हम गाड़ी सीख जाते हैं, जब हम चलना सीख जाते हैं तो उसका उपयोग रहना ही जाता है। ऐसे ही जैसे हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम सबसे पहले मालवा में कैंची चलाते थे, आपको अगर याद हो, हमारे यहाँ तो होता था। पहले ऐसे हाथ में लेकर चलाओ, फिर कैंची चलाओ, फिर डंडा चलाओ, फिर असली में साइकिल चलती थी। लेकिन जब असली में हम साइकिल चलाना सीख जाते थे तो फिर हम वो छोड़ देते थे, फिर हमने ज़िंदगी में कभी कैंची नहीं चलाई, डंडा नहीं चलाया। तो ऐसे ही ट्रिक्स भी होती है। ट्रिक्स भी एक्चुअली उस चीज़ को याद करने के लिए एक साधन होती है, जो आपको अगर कंटेंट याद हो जाता है तो उसके बाद आपको तो ये बेनिफिशियल ही रहती है आपके हिसाब से। क्योंकि सर आपकी ट्रिक जो है ना, वो ऐसी नहीं है कि आपने एक लाइन बना दी, रटवा दी, नहीं, आप एक वर्ड उठाते हैं, उससे सारे वर्ड कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो कनेक्शन है ना सर, वो हमें एग्जाम में याद रह जाता है कि ये यहाँ पे हमने पढ़ा था और इस तरीके से पढ़ा था। तो वो मुझे अच्छा लगता है और मैं खुद इस मेथड को यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हमें याद रखनी है तो ये सर प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। और सर जैसे केमिस्ट्री का मैं बताऊँगी, सक्रियता श्रेणी अभी पिछले ही पेपर में आया हुआ था, उसको मैंने ट्रिक से याद किया था कि एज इट इज़ जो मेटल्स हैं उनका क्रम याद हो जाए, उनके नाम याद हो जाए। तो ऐसी ट्रिक्स काम आती हैं, और ये ट्रिक्स तब ज़्यादा काम आती हैं जहाँ आपको याद करना है फैक्ट। सीधा का सीधा आपने ट्रिक उठाई, उसको रफ पेज सेक्शन, रफ मेंस में भी मिलता है आपको, प्रीलिम्स में भी, उस पर लिख दिया और उसको एज इट इज़ आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम कर दिया। मेंस में भी ये ट्रिक्स कारगर हैं। मैं इसी तरीके से बच्चों को मेंस की तैयारी अब हमारे प्लेटफॉर्म पर कल से करवाने वाला हूँ। किरण, आपका थर्ड पेपर में जितना रुझान मुझे लग रहा है, जितनी स्ट्रांगनेस आपकी थर्ड पेपर में, मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को गाइडेंस थर्ड पेपर के लिए दें। मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कुछ समय निकाल करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, भाषण देना और बच्चों को रास्ता दिखाना, ये सब बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक्चुअली जिसे याद है वो अगर बच्चों को सीधे पढ़ाने आ जाता है तो वो एक अलग ही बात होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को थर्ड पेपर में जो साइंस पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़ाएं, अगर आपके पास ऐसा समय हो थोड़ा। जी सर, मैं प्रयास करूंगी कि मैं साइंस अपनी तरफ से जितना डिलीवर हो पाएगा मैं आपके साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने मेरे टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने का सोचा, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और सर एक प्लेटफॉर्म के साथ मुझे बच्चों से कनेक्ट होने का अवसर मिलेगा, तो सर मैं ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगी और बच्चों को साइंस, जो कि मेनली कई लोगों का मैंने देखा है कि उन्हें बहुत डर रहता है, तो कोशिश करूँगी कि उनके लिए ईजी बना पाऊँ। थैंक यू किरण, आपने अपना बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम इस चैनल को और हमारे स्टूडेंट्स को दिया। शायद हमारे स्टूडेंट सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है, इसको भी समझ पाएंगे, और आप कल से हमारे साथ साइंस पढ़ाने वाले हैं, इस बात को भी जान गए होंगे। आपका बहुत सारा धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि बच्चे भी इसी तरह पढ़ाई करके सिलेक्ट होंगे और वो भी यहाँ आकर फिर दूसरे बच्चों को गाइड करेंगे। थैंक यू किरण, विदा लेते हैं। थैंक यू सर।